आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ये सियार सच तो नहीं बोल रहा। मुझे चलकर देखना चाहिए। पुष्पा आधी रात में ही लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। अरे, ये पुष्पा इतनी रात्रि में लालटेन लेके कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करके देखना चाहिए। रामू अपनी पत्नी का पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाता है। अरे, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर ये कहाँ जा रही है? पुष्पा चलते चलते एक नदी के पास जाकर रुक जाती है, जहाँ पर एक सियार बैठा हुआ था। अरे ओ सियार, तुम क्या बोल रहे थे? ओ, मैं कह रहा था कि आज इस नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है। लाश के दाहिने पैर में 4 कीमती रत्न छुपे हुए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन और समझ रहा हो तो वो उस लाश को नदी से निकालकर वो 4 रत्न वो खुद ले ले और मुझे वो लाश को दे दे, ताकि मैं उस लाश का मांस खा सकूं। लेकिन सियार, वो लाश तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अपनी पत्नी को सियार से बात करते देख रामू सोच में पड़ जाता है। अरे, ये कैसी स्त्री है? ये तो एक सियार से बात कर रही है। कहीं ये कोई डाइन तो नहीं? अरे जरा उधर देखो, लाश उधर से बहती हुई आ रही है। पुष्पा ने जैसे ही उस ओर देखा, तभी एक लाश बहते हुए आ रही थी। अरे तुम जल्दी से नदी में उतरो, नहीं तो वो लाश तथा कीमती रत्न हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये बात सुनते ही पुष्पा पानी में जल्दी से उतर जाती है और वो जल्दी ही पानी से लाश को खींचकर बाहर ले आती है। अरे वाह वाह वाह, तुम तो कितनी बहादुर हो। मैंने तुम्हारे लिए लाश को बाहर निकाल दिया। अब तुम मुझे उस कीमती रत्नों को इसकी टांग से बाहर निकाल कर दो। अरे नहीं नहीं, मैं उन रत्नों को नहीं निकाल सकता। यदि मैं मेरे पापी मुख से उन दोनों रत्नों को स्पर्श किया तो वो रत्न गायब हो जाएंगे, इसीलिए वो दोनों रत्नों को तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे निकाल सकती हूँ? पास तो कोई खंजर भी नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास कोई खंजर नहीं है तो तुम अपने दांतों से ही इस लाश को फाड़कर उन 4 रत्नों को बाहर निकाल लो। अरे राम राम राम, मैं अपने मुंह से इस लाश को कैसे काट सकती हूँ? अरे बेटी, तुम ज्यादा विचार ना करो, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। सियार का यह बात सुनकर पुष्पा ज्यादा कुछ नहीं सोचती। वह अपने मुंह से ही उस लाश की टंगली को काटने लगती है। उधर यह सारा दृश्य देखकर रामू की तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये तो एक डाइन है, ये तो इंसान का मांस खा रही है। अरे भाग ले बेटा रामू, नहीं तो ये तेरा भी नाश्ता कर लेगी। अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? कल ही तो तुम्हारा विवाह हुआ था और तुम आज ही बहू को घर से भगाने की बात कर रहे हो। पिताजी, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। मुझे इसके साथ नहीं रहना। आप आज ही इसे अपने मायके छोड़कर आ जाइए। लेकिन बेटा, तुम बहू के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो? आखिर इसने क्या किया है? क्योंकि पिताजी, आपकी बहू कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है जो इंसान का मांस नोच नोच कर खाती है।
अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ पिताजी, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से इसे नदी पर एक इंसान का मांस खाते हुए देखा है। अरे ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ पर क्या करने गई थी। मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्त डायन। मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बेटा, एक बार इसकी बात तो सुन ले। नहीं पिताजी, मुझे इसकी कोई भी बात नहीं सुननी। यदि आप इसे अभी के अभी नहीं लेकर गए तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं नहीं जी, आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। इतना बोलकर पुष्पा अपने ससुर के साथ मायके के लिए निकल जाती है। वो दोनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। पैदल चलने की वजह से रामलाल तो थक जाते हैं। अरे बेटी, मेरा पैर तो इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर उस पेड़ के पास जाकर बैठकर आराम कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे का सफर तय करेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप उचित समझे। इतना सोचकर वो दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं। रामलाल तो थकान से चूर था, वह तो पेड़ के नीचे बैठते ही सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक मोरनी रहती थी। अरे आप लोग इस पेड़ के नीचे ना सोइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ से तुरंत चले जाइए। अरे मोरनी, मैं तुम्हारी भाषा समझती हूँ। आखिर तुम हमें इस पेड़ के नीचे से क्यों भगा रही हो? मैं तुम्हें इस पेड़ के नीचे से इसलिए भगा रही हूँ क्योंकि इस पेड़ के नीचे काल रहता है। लेकिन कैसा काल? मैं कुछ समझी नहीं। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? अरे मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि इस पेड़ के नीचे तुम उस बिल को तो देख ही रही हो। हाँ हाँ मोरनी, मैं उस बिल को देख सकती हूँ। आखिर क्या है उस बिल में? इस बिल में एक जहरीला सर्प रहता है। इस वृक्ष के नीचे रुकने वाले सभी राहगीरों को वो सर्प डस लेता है और उनके आंखें निकालकर खा जाता है तथा उनके सभी खजाने लूटकर अपने बिल में डाल देता है। उस दुष्ट ने मेरे भी नन्हे नन्हे बच्चों को मारकर खा गया है। मैंने कसम खाई है, जब तक मैं उस दुष्ट को मारकर खा न लूं, तब तक मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हे मोरनी, मुझे ये सूचना बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने आपको उस दुष्ट के बारे सचेत कर दिया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए मोरनी, मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं बस आपसे इतनी सहायता चाहती हूँ कि आप उस दुष्ट को मारने में मेरी सहायता करें। आप उस सर्प को मारकर यहीं डाल देना। मैं उस सर्प को खा जाऊंगा, तभी मेरी बदला पूरी हो जाएगी और आप उस सर्प के बिल से सारा धन निकल कर ले जाना। अरे नहीं मोरनी, ये नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे मोरनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? सियार रटे तो गति गई, अब तुम न रटो निगोड़ी मयूरी। अरे बेटी, ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर ये मोरनी तुमसे क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं पिताजी, आप ये मोरनी की बात छोड़िए। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं पुत्री,
पहले तुम मुझे सच्चाई बताओ कि आखिर ये मोरनी तुमसे क्या कह रहा है, और तुमने ये क्यों बोला, सियार रटे तो ये गति भाई, अब तुम न रटो निगोड़े मयूरी। इसका क्या मतलब है? पिताजी, मैं ये पशु पक्षियों के भाषा को बोल और समझ सकती हूँ। सिया रटे तो ये गति भय का मतलब है कि मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। आपके पुत्र तो कमरे में सो रहे थे, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। तभी एक सियार की आवाज आई कि नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है। इसके बाएं पैर में 4 रत्न छिपे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरी इस बात को समझ रहा है तो वह उस नदी के किनारे आ जाए। यह सुनकर मैं जल्दी जल्दी नदी के किनारे जा पहुंची। इसके बाद क्या हुआ पुत्री? पिताजी, मैं नदी पर तो पहुंच गई थी, लेकिन कोई खंजर नहीं ले जा पाई। लेकिन ये सब मुझे करते हुए आपके बेटे ने छुपकर देख लिया और उन्हें लगा कि मैं एक डायन हूँ जो कि इंसान की मांस खाती है। उस सियार के चक्कर में पड़कर ही तो आज मेरी ये दुर्दशा हुई है कि मुझे अपने घर से ही बाहर निकाल दिया गया। यदि तुम उन रत्नों को निकाल कर लाई हो तो वो दोनों रत्न कहाँ है? पिताजी, ये देखिए, यही है वो चारों रत्न। दोनों रत्नों को देखकर रामलाल की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। लेकिन पुत्री, तुमने ये बात रामू को क्यों नहीं बताई? लेकिन कैसे बताती? उन्होंने तो मेरी कोई बात सुनी ही नहीं, तो मैं क्या करती? कोई बात नहीं पुत्री, तुम दुखी ना हो। लेकिन इस मोरनी ने तुमसे क्या बताया? ये कौवा बता रहा है कि उस बिल में एक जहरीला सर्प रहता है। फिर पुष्पा अपने ससुर को सारी बात बताती है। सारी कहानी सुनकर रामलाल के तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। पिताजी, वही मैं इस मोरनी से कह रही थी कि रत्न पाकर मेरी ये हालत हुई है। यदि अगर सोना भी खोद कर निकाल लूं तो मेरी जान ही चली जाएगी। अरे नहीं बेटी, तुम ऐसी अशुभ बात ना करो। लेकिन ये दुष्ट सर्प तो कितना पापी है, पता नहीं इसने कितने मासूमों की जान ले ली होगी। मैं इस दुष्ट सर्प को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मोरनी, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। लेकिन पिताजी, आप उसे मारेंगे कैसे? बेटी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई युक्ति है? युक्ति तो है, लेकिन वह बहुत कठिन है। बोल बेटी, उस दुष्ट को मारने की क्या योजना है? हमें उस दुष्ट को खत्म करना ही होगा, नहीं तो वो पता नहीं और भी कितने मासूमों की जान ले लेगा। पिताजी, आप बाजार से एक फावड़ा और एक तलवार खरीद कर ले आइए, फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अच्छा ठीक है बेटी, मैं बाजार को जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस वृक्ष के पास से हटकर कहीं दूर जाकर खड़ी हो जाओ। मैं जल्दी ही बाजार से वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर रामलाल सामान खरीदने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वह चलते चलते जल्दी ही बाजार को पहुंच जाते हैं। अरे लोहार भाई, आप मुझे एक फावड़ा तथा एक तलवार दे दीजिए। लोहार तुरंत ही एक फावड़ा तथा एक तलवार दे देता है। तलवार और फावड़ा लेकर रामलाल तुरंत ही वापस चल पड़ता है। रामलाल तुरंत ही उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बहू खड़ी हुई थी। ये लो बेटी, मैं तलवार और फावड़ा लेकर आ गया हूँ।
पिताजी, आप फावड़े को उधर दूर रख दीजिए और तलवार लेकर उस पेड़ के नीचे छिप जाइए। मैं इसी पेड़ के नीचे सोने का नाटक करूंगी। जैसे ही वह सर्प मुझ पर हमला करने के लिए आएगा, तभी आप उस पर हमला कर देना, जिससे वह सर्प मारा जाएगा। अरे बेटी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तलवार लेकर मैं नहीं, तुम जाओ। मैं तुम्हें कोई भी खतरा मोल लेने नहीं दूंगा। अभी तुम्हारा पूरा जिंदगी पड़ा है जीने के लिए, और मेरा क्या? मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका। मुझे कुछ हो भी जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे रहते हुए आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना बोलकर पुष्पा तलवार लेकर पेड़ के पीछे छिप जाती है और रामलाल चुपचाप उस पेड़ के नीचे लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। कुछ देर गुजरने के बाद वह सर्प पेड़ की ओर चला आ रहा था। अरे वाह वाह वाह, फिर से एक नया शिकार मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। सर्प जैसे ही रामलाल के करीब आता है, तभी पीछे से पुष्पा तलवार से उस सांप के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर मोरनी बहुत खुश हो जाती है। वाह बेटी वाह, वाकई ही तुम तो कितनी वीर हो। अब आप जल्दी से इस बिल को फावड़े से खोदिए। हाँ हाँ बेटी, मैं अभी खोदता हूँ। इतना बोलकर रामलाल फावड़े से उस सांप के बिल को खोदने लगता है। कुछ देर खोदने पर उस सर्प के बिल से काफी सारे धन तथा हीरे जेवरात निकलते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। रामलाल जल्दी ही एक कपड़े पर सारा धन एकत्रित कर लेता है। चलो बेटी, अब मेरे साथ घर चलो। हाँ हाँ चलिए पिताजी। अरे घर तो इधर है, तुम उधर कहाँ जा रही हो? लेकिन इधर ही तो मेरा मायका है। अरे नहीं बेटी, अब तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ अपने घर चलोगी। लेकिन पिताजी, यदि मैं घर गई तो रामू जी घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे उसे जहाँ भी जाना है चला जाए, लेकिन तू मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। चल मेरे साथ। इतना कहकर रामलाल पुष्पा को अपने साथ ही लेकर जाता है। पिताजी, आप फिर से इस डाइन को घर में ले आए। अरे बेटा, ये डाइन नहीं है, तुम मेरे बात को सुनो। फिर रामलाल सारी कहानी अपने बेटे को सुनाता है। सारी बात सुनकर रामू हैरान ही रह जाता है। यदि तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना हो तो ये देखो, ये सारा खजाना। खजाना देखकर रामू समझ गया कि वो गलत था। पुष्पा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे लज्जित ना करें। गलती तो हर किसी से हो जाती है।